हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग एटम से न्यूक्लियर यूनिट को कवर करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे, जिसका फुल कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। स्पेक्ट्रम सीरीज इस लेक्चर में कवर नहीं होगी, नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगी। और बोर मॉडल के ऊपर इसमें हम लोग फुल कॉन्सेप्ट प्लस MCQ को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। फिर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट मॉडल, यानी जो मॉडल्स आए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, और उसी में आपके रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी यानी वेग, और फिर हम लोग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट को देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग MCQ को कवर करेंगे। तो ये पैटर्न रहेगा, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आप चाहें तो उस टॉपिक पर डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल जनरली आपका हीलियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 होता है, यानी 2He4। तो ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर होना चाहिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले। तो ये हमारा पूरा एक सेटअप है जिसमें एक्सपेरिमेंट करवाया गया, और इसमें हमें डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल के बारे में पता चलेगी। तो यहाँ पर हमारा एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, जो कि आपका बिस्मिथ हो सकता है, बिस्मिथ ले लीजिए, जो कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है या सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। और यहाँ से अब अल्फा पार्टिकल आपके इमिट होना स्टार्ट होंगे, यानी कि निकलेंगे, और सभी डायरेक्शन में निकलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, लीड ब्रिक्स। तो ये आपकी लीड की ब्रिक्स हैं, और इसे लगाने के बाद कंसंट्रेटेड, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स की, यानी जो अल्फा पार्टिकल है वो इकट्ठे होकर एक बीम की फॉर्म में यहाँ से निकलना स्टार्ट होंगे। और ये एक गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल जो कि आपकी सिंगल लेयर है, एक ही लेयर है इसमें, यानी कि जो एटम्स होंगे AU वह एक ही बार अल्फा पार्टिकल से टकराएंगे। तो ये आपकी एक सिंगल लेयर है जो कि चेंज भी हो सकती है। इसे हम लोग थिन गोल्ड फॉयल भी बोल सकते हैं, जिसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻6 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर तक रहती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल की बीम गोल्ड फॉयल के ऊपर इंसिडेंट करेगी, पड़ेगी, अल्फा पार्टिकल की बीम पड़ेगी, तो ये डिफ्लेक्ट होंगी। और उस डिफ्लेक्शन को देखने के लिए हमें एक स्क्रीन लगानी होगी, वह होगी आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ZNS स्क्रीन। और ये आपकी पूरी तरीके से इस तरीके से क्लोज्ड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपके किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकते हैं, यानी कि प्रकीर्णन हो सकता है उनका। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, और वह ऑब्जर्वेशन ये थे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपके स्ट्रेट पास हो रहे थे बिना डिफ्लेक्शन के, यानी 1 डिग्री से लेस देन का उनका डिफ्लेक्शन हो रहा था। कुछ ही अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनका डिफ्लेक्शन 1 डिग्री से ज्यादा हो रहा था, 30 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, ठीक है। और 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था, जो कि इस टाइप से हो गया, 120 डिग्री पे हो गया, यहाँ से इधर की साइड आ जाए डिफ्लेक्ट होकर, तो वह आपका मोर देन 90 डिग्री हो गया। जो कि 8000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल हुआ करता था। जैसे ही बिस्मिथ से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो जो 99.85 या 86% आपके स्ट्रेट चले जा रहे थे, पास हो रहे थे, और 0.14 या 0.16 या 0.15% आपके अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहे थे। तो यहाँ से ये हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही थी। और एक ऑब्जर्वेशन और मिली, जो कि है 1 लाख अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल आपका बैक आ रहा था, वापस सेम उसी पाथ को ट्रेस कर रहा था, यानी उसी पाथ पर वापस आ रहा था, जो कि 180 डिग्री पर डेविएट हो रहा था। तो इससे हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। ऑब्जर्वेशन ये मिला, जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो एटम है वहां पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं बिना डिफ्लेक्शन के जब पास हो रहे थे, तो वहां से ये पता चल रहा है कि जो एटम है वह हॉलो है, यानी कि बहुत सारा पार्ट उसका हॉलो है। तो कहीं एक छोटी सी जगह पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और यह किससे साबित हुआ, जब आपका अल्फा पार्टिकल वापस आया, 1 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल जब वापस आ रहा है, तो वहां से ये पता चल रहा है कि स्मॉल और कंसंट्रेटेड, यानी कि डेंस, छोटा सा आपका पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है एटम में, तो उसको यहाँ पर फाइंड किया गया, जो जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपका एटम से 1 लाख गुना छोटा है, यानी एटम का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो
इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये सारे ऑब्जर्वेशन मिले जिसमें न्यूक्लियस की खोज हुई। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन अभी तक हम लोगों ने देखे उन्हें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडेविएटेड गोज स्ट्रेट, यानी जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट चले गए, बिना विचलित हुए सीधे चले जाते हैं। नेक्स्ट, वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 1 डिग्री, यानी कुछ ही अल्फा पार्टिकल थे जो कि 1 डिग्री से डेविएट हो रहे थे, 1 डिग्री से अधिक डेविएट हो रहे थे। और 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहा था, और 1 लाख में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री पर डेविएट हो रहा था, यानी कि वापस उसी पाथ पर आ रहा था। तो इससे हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलती है वह यही है कि स्मॉल और कंसंट्रेटेड जो पॉजिटिव चार्ज है वह एटम में होता है, जो कि बहुत स्मॉल होता है एटम के साइज से। तो ये हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस के बारे में बताता है कि एटम में स्मॉल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये तो था हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इससे पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मॉडल ऑफ एटम के बारे में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने इसलिए कराया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है सबसे पहले, और फिर उसके बाद अगर हम लोग मॉडल्स को अब डिफाइन करेंगे तो ईजियर रहेगा इन कंपैरिजन टू पहले मॉडल्स को डिफाइन करना फिर इसको डिफाइन करना। तो हमारे 4 मॉडल निकल कर आए। सबसे पहले आए डाल्टन मॉडल, फिर थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, देन बोर मॉडल। तो डाल्टन मॉडल क्या बताते थे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, यानी कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। एटम आर इंडिवाइजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। अनडिवाइजिबल यानी जिनको और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता और छोटा नहीं किया जा सकता, अविभाज्य हैं। और अविनाशी यानी कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता। और जो कंपाउंड्स बनते हैं वह आपके कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक अलग अलग या सेम काइंड के एटम्स का, उसे हम लोग कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वह आपका रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। क्लियर है? तो यहाँ से डाल्टन मॉडल इतना बताता है एटम के बारे में। और फिर हम लोग बात करें अगर थॉमसन मॉडल के बारे में, हम लोग सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं जिससे कि अगर एक आध MCQ बनता है यहाँ से तो वो हमारा पर हो सके। मेन हमारा इसमें बोर मॉडल रहता है और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रहता है, लेकिन कभी कभी MCQ आ जाते हैं तो वह हमें पता होना जरूरी है। ओनली बेसिक रिवीजन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की गई J.J. थॉमसन द्वारा, और इन्होंने बताया कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी कि एटम के अंदर जैसे हमने बताया न्यूक्लियस, और जिसके सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं यानी कि लगे हुए होते हैं, जो कि आपका तरबूज वाला मॉडल है। और जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर बताए थे थॉमसन मॉडल द्वारा। ठीक है, तो इसलिए जो आपका एटम है वो विद्युत उदासीन होता है। तो थॉमसन मॉडल से हमें ये पता चलता है। और थॉमसन मॉडल का जो कुछ फिगर उन्होंने बना के दिया था वो कुछ इस टाइप का था, लेकिन थॉमसन मॉडल फेल हो जाता है और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो ये है कि जो थॉमसन मॉडल है वो आपका अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ था। इन्हीं के शिष्य के रदरफोर्ड, उन्होंने आकर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, तब रदरफोर्ड मॉडल आया। और वो ये बताते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। जैसा कि उसमें जो तरबूज वाला मॉडल दिखा रहा था उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर बता रहे थे, ऐसा नहीं है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, जैसा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला। और यहाँ से ये भी पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के वह बहुत ही कम और एटम के अंदर है, जो कि आपको पता चल रहा था जब एक अल्फा पार्टिकल आपका 180 डिग्री पर डेविएट होकर आ रहा था। और जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वह कंसंट्रेटेड है, यानी कि डेंस है, जो कि बहुत ही कम स्पेस में है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम का साइज और उसके साइज में 1 लाख गुना का अंतर है। और जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे पर्टिकुलर एंगल पर, वह डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट रहेंगे, यानी कि एक मेटल फॉइल पर किया गया एक्सपेरिमेंट, यानी गोल्ड फॉइल पर किया गया एक्सपेरिमेंट सभी मेटल फॉइल के लिए सेम एंगल नहीं देगा, एंगल देगा डिफरेंट मेटल फॉइल। और रदरफोर्ड मॉडल का जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन अटैच है पॉजिटिव न्यूक्लियस से, वह इलेक्ट्रॉन आपके 10⁻⁸ सेकंड में घूम कर यानी एनर्जी रेडिएट करते हुए न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे और एटम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग जीवित नहीं रहते। तो यहाँ पर इनकी ये सबसे बड़ी गलती रही कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर मूव नहीं करता है, जबकि इन्होंने ऐसा बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हुए यानी कि इमिट करते हुए, उत्सर्जित करते हुए वह न्यूक्लियस में गिर जाएगा स्पाइरल फॉर्म में।
तो इसके ऊपर काफी एमसीक्यू बनते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ड्रॉबैक रहे रदरफोर्ड मॉडल के। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो है इनके अनुसार 10⁻⁸ सेकंड में न्यूक्लियस में एंटर कर रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और जो लाइन स्पेक्ट्रा होती है यानी हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो ये हमारे दो मेन ड्रॉबैक रहे रदरफोर्ड मॉडल के। तो यहाँ पर आपसे एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, या स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय विच मॉडल। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को लर्नवे डिफेंस ऐप पर बन जाएगी। 2 ऐप हैं, लर्नवे ऑफिशियल ऐप और एक लर्नवे डिफेंस ऐप। तो आप लोग अपडेट कर लीजिए, यानी कि उस ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए और लर्नवे डिफेंस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लर्नवे डिफेंस ऐप बेटर है इन कंपैरिजन टू लर्नवे ऑफिशियल ऐप, और वह कुछ दिन में हटा लिया जाएगा। तो लर्नवे डिफेंस ऐप पर स्विच हो जाइए। तो बोर मॉडल को समझने से पहले कुछ और आपके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि पता होना चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, जिसे हम R0 से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये आपका एटम है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गई। यह इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे हो गई? एटम का साइज काफ़ी छोटा होता है, तो उसके लिए स्मॉल डिस्टेंस भी एक इनफाइनाइट के बराबर है। तो अल्फा पार्टिकल जब बीम की फॉर्म में यहाँ से जा रहे हैं, तो जो एक अल्फा पार्टिकल होता है, 1 लाख में एक अल्फा पार्टिकल जो वापस आता है, यहाँ पर आकर तो कितना पास इस न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, उसे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। यानी ये डिस्टेंस R0 ये आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाती है, जो कि किसके द्वारा मापी जाती है? एक अल्फा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक तक जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और ये फिर वापस आएगा। तो इसे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, और इसी के थ्रू हमें अंदाजा लगता है कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो जो R0 की वैल्यू होगी, R0 की वैल्यू वो आ जाएगी 2ze²/4πε0 इनटू काइनेटिक एनर्जी। और यह कैसे पता चला? यह आप लोगों का सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगाने के बाद आया है, यानी कि पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कौन सी लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली। तो UI क्या हो जाएगा यहाँ पर? K Q1 Q2 ओवर R। R की वैल्यू क्या है? यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल वाली, और UF रहेगा आपकी बार K Q1 Q2 ओवर R0, और K फाइनल हो जाएगी आपकी 0। तो यहाँ से जो R0 की वैल्यू निकल कर आएगी वह ये है। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन अब आप लोगों की यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं, संगत प्राचल। ये क्या होता है? जैसे कि ये आपका एटम है और ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल आपका जा रहा है। तो जो अल्फा पार्टिकल आपके कुछ इस तरीके से डेविएट हो गए, यहाँ तक तो ये हो गई R0। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है सेंटर लाइन और अल्फा पार्टिकल के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि संगत प्राचल बोलते हैं, जिसे हम लोग b से डिनोट करते हैं। तो वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये वाली है, ना कि ये वाली। ये भी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है और ये भी आप लोगों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है। तो ये आपकी इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है उसे हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं b, जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। और इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप लोग उसे छोड़ सकते हो, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर्मूला kZe² ओवर काइनेटिक एनर्जी √1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा, जहाँ पर Z आपका एटॉमिक नंबर है, E आपका इलेक्ट्रॉन है, थीटा आप लोगों का स्कैटरिंग एंगल है, Ke आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमारे 2 पैरामीटर समझने के बाद अब हमारा लास्ट मॉडल रह जाता है, जिसका नाम है बोर एटॉमिक मॉडल यानी बोर परमाणु मॉडल। और ऐसा नहीं है कि इसमें कमी नहीं है, इसमें भी कमी रही है, और यह सक्सेस हुआ स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में।
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में। तो क्या है ये बोर एटॉमिक मॉडल, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने जो बताया हुआ है ये था कि इलेक्ट्रॉन, जो रदरफोर्ड मॉडल था उसमें किसी ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया गया था। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और ये उसकी ऑर्बिट्स हो गई, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेगा, इस ऑर्बिट में मूव करेगा या यहाँ मूव करेगा। उनके हिसाब से स्पाइरल बनते बनते वह न्यूक्लियस में गिर रहा था, वह आपकी स्टेबिलिटी को नहीं बता रहा था। लेकिन बोर ने ये बात क्लियर की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके सिर्फ और सिर्फ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, जिसमें उनकी फिक्स्ड एनर्जी होगी और उस एनर्जी लेवल को हम लोग स्टेशनरी स्टेट कहेंगे, जिनका नाम KLMN करके होगा, यानी कि 1 2 3 4 KLMN। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज या गेन करते हैं तो वह उस ऑर्बिट में नहीं रहेंगे और यह ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी रहेगी। क्लियर है? तो जो फर्स्ट फिक्स्ड एनर्जी रहती है वह रहती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो नेक्स्ट ऑर्बिट होती है N2 यानी कि L की, ये आपकी K की फिक्स एनर्जी हो गई, ये आपकी L की फिक्स एनर्जी हो गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करना है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी वह उसी ऑर्बिट में रह सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी गेन या लूज करते हैं तो वह उस ऑर्बिट में नहीं रहेंगे। और जब ये आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, यानी कि इस ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं तो इस ऑर्बिट में ये नहीं रह पाएंगे। क्लियर? जो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी द्वारा ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एनर्जी रेडिएट करते हैं और रेडिएट करते करते वह न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। क्लियर है? तो जो आपकी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी है वह 100% एप्लीकेबल नहीं होगी जब हम लोग एटम की स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप लोगों के लिखे हुए हैं कि जितने भी ऑर्बिट हैं वह सर्कुलर हैं नेचर में, और जब इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट में तो वह एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, तो उस ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे स्टेबल ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वह कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा, यानी कि संरक्षित या स्थिर रहता है। और बोर एटॉमिक मॉडल द्वारा ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π रहेगा, जो कि आपका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। इंटीग्रल मल्टीपल यानी जो n की वैल्यू है वह 1 2 3 इंटीजर रहेगी, यानी कि वह पॉइंट में नहीं आएगी, एक क्वांटम नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो वही आपका लास्ट पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि जहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम हम L से डिनोट करते हैं, L बराबर NH/2π, और L की वैल्यू होती है MBR। तो MBR आपका बराबर हो जाएगा NH/2π, और यहीं से हमारे फॉर्मूले निकल कर आएंगे रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जीज के। तो चलिए एक एक करके उनके फॉर्मूले को देखते हैं। और यहाँ पर एक नोट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 करके होगी, और 1.5 नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती। क्लियर है? तो इस टाइप से ये रहेगा। h आपका प्लांक कांस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, हमारे कुछ फॉर्मूले हैं RB पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के लिए। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट विल बी Rn = n² h²ε0 E²m π, और ये आपका कहाँ से निकल कर आया है, MBR बराबर NH/2π। तो डेरिवेशन करके आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, आप लोग सिंपली इसे याद रख सकते हो। और यहाँ पर इनके कुछ मीनिंग्स हैं, वो ये हैं, n इज आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h प्लांक कांस्टेंट, E आपका इलेक्ट्रॉन है, m मास इलेक्ट्रॉन का, और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, आपको सिर्फ साइज के बारे में पूछा जाता है, रेडियस के बारे में पूछा जाता है, यानी कि अगर n इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, r भी आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर है? अगर n आपका 2 हो जाएगा तो r आपकी क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। क्लियर है? बाकी ये सभी तो कांस्टेंट है। m अगर एक पर्टिकुलर एटम के लिए पूछा गया है तो m भी आपका फिक्स हो गया। तो ये इस टाइप से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, यानी Rn इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो आपका रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वह क्या होगी। तो जो Vn है वो आपकी 1/2 E²/NH एप्सिलॉन नॉट, मीनिंग आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से आपकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा आप लोगों का 1/8 me⁴ n²h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों की ये हो गई -1/4 E² एप्सिलॉन नॉट Rn। और ये आपका सिंपल है, जो आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह यही फॉर्मूला लग कर आया है, U बराबर -k Q1 Q2 ओवर R। तो सेम फॉर्मूला लगा है, और k क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो Rn की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वह ये होगा। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। और लास्ट आप लोगों का टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा वह होगी इन दोनों का सम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये आएगी -1/8 me² ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²h²। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है, टोटल एनर्जी आप लोगों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के, और Rn आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n² के। इस टाइप से कंफ्यूजन जनरेट होता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी ग्राउंड स्टेट के बारे में और एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। बहुत ही सिंपल है वो, तो नोट आप लोग इसे सिंपली लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। आई होप आप सभी को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा, और उस क्वेश्चन का जवाब वही लोग दे पाएंगे जिन लोगों ने या तो इस लेक्चर को पहले से कवर कर रखा है या अभी ध्यान से देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है हमारा, इफ EP एंड EK रिप्रेजेंट पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन देन, यानी कि यदि EP और EK कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, यानी वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए को चुना था उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, तो वह होता है आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/8 me⁴ n²h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इसी को हम लोग अगर यहीं पर डिवाइड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है, तो -1/4 me⁴ n²h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों पोर्शन सेम है, तो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो अब आपका फाइनल आंसर आएगा वह क्या आएगा 4/8 विच इज इक्वल्स टू -k 1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या EP/2, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंक्लूड्स दैट, यानी कि रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन वाले प्रयोग का निष्कर्ष है, यानी रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। देयर इज अ हैवी मास एट सेंटर, यानी जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सेंटर के पास जाकर डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और एक अल्फा पार्टिकल 1,00,000 में वापस भी आ रहा है। तो हैवी मास है जो कि सेंटर पर है, एटम के सेंटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ एन एटम विद z इक्वल्स टू 12 इज r, रेडियस ऑफ इट्स थर्ड ऑर्बिट इज। अभी इसी एटम की थर्ड ऑर्बिट में रेडियस पूछी गई है। तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 9r को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जो थर्ड रेडियस होगी R3 वह आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n² के, क्योंकि जब हम लोग Rn का फॉर्मूला निकाल रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z।
तो जेड तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, सेम एटम है, तो इसलिए जेड तो कांस्टेंट हो गया, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू क्या रख देनी है आपको 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ आर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम आर, यानी कि परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेशनरी, नॉट स्टेशनरी, सेंट्रलाइज, नन ऑफ दिस, स्थिर, अस्थिर, केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी नॉट स्टेशनरी को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन थे एटम के अंदर वह नॉन स्टेशनरी थे, यानी कि वह स्पायरल फॉर्म बनाकर न्यूक्लियस में जा रहे थे, तो इसलिए वह अनस्टेबिलिटी थी एटम की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम का बोर मॉडल होता है उसमें क्या चीज क्वांटाइज होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि वहां पर बताया गया था, नोट्स में भी लिखाया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कंजर्व रहता है, यानी एल बराबर NH/2π है, इंटीग्रल मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटम मॉडल इज, यानी कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ आपको बताना है क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए स्पाइरल को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। ये बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन घूम घूम कर आ रहा है, तो ये फिर से वही कह रहा है, नॉट स्टेशनरी, और वह कैसा पाथ बनाता था, स्पाइरल फॉर्म में। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर होगा। और जो बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम्स हैव, यानी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट द्वारा क्या पाया गया। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो वहां पर एक हाईली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज का पता लगा, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाई, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में वह न्यूक्लियस से किस फोर्स द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब्स फोर्स को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। आप लोग स्क्रीन को आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका करेक्ट आंसर चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर b = 0। इम्पैक्ट पैरामीटर आप लोगों को पढ़ाया था, तो आपको बस यही बताना है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किस पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि ये आपका एटम है, यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है, इसकी सेंट्रल लाइन से जो वेलोसिटी वेग है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, उसके बीच की परपेंडिकुलर दूरी इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है। और जब पार्टिकल आप लोगों का इस तरीके से वापस आ जाता है तो उस समय जो b की वैल्यू है वह 0 रहेगी, तो वह एंगल होगा 180 डिग्री। 0 यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। और अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आप लोगों को यह भी बताना है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज अनस्टेबल बिकॉज, यानी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वह अनस्टेबल क्यों था। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस लेक्चर की PDF आप लोगों को लर्न बाय डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी, और फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्न बाय ऑनलाइन टेस्ट ऐप को प्ले स्टोर से। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज को देखेंगे। थैंक यू।